इन स्प्रिंग 1945 थर्ड राइच का पतन हो चुका था, लेकिन जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एंटायर सिटीज मिट्टी में मिल चुकी थी। कुछ दृश्य ऐसे थे जिन्हें देखना पड़ता था समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोलोन में 66% हाउसेस तबाह हो चुके थे और डुसलडॉर्फ में तो 93% तक विनाश हो गया था। फैक्ट्रीज और फार्म्स सुनसान पड़े थे। इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुकी थी। लाखों जर्मन्स जो फ्रंट या कैंप से लौटे थे, उन्हें वापस आकर कोई घर नहीं मिला। दे वर लिटरली होमलेस, भटकते हुए एक टूटी हुई नेशन में शेल्टर, फूड और फैमिली की तलाश में। एलाइड बॉम्बिंग्स ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लोगों को भी तोड़ दिया। अब जर्मनी के लोग एक नई जर्नी पर थे, एक ऐसी जर्नी जिसमें उन्हें सिर्फ अपना देश नहीं बल्कि अपनी पहचान भी दोबारा बनानी थी। 8 मई 1945 को यूरोप में वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। जर्मनी ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। याल्टा और पॉट्सडैम जैसी वॉर टाइम कॉन्फ्रेंसेस में एलाइड शक्तियों ने फैसला किया कि जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, एक सोवियत यूनियन, एक अमेरिका, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस के लिए। थ्योरी में चारों पावर्स मिलकर जर्मनी को संयुक्त रूप से शासित करते, लेकिन प्रैक्टिकली हर कंट्री ने अपने अपने जोन को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल किया। बर्लिन, जो पूरी तरह से सोवियत जोन में था, पीसफुल रीयूनिफिकेशन एक मुश्किल सपना साबित हुआ। 1947 तक ब्रिटिश और अमेरिकन जोन्स ने आपस में इकोनॉमिकली मर्ज कर लिया, जिसे कहा गया बिजॉन, और फिर 1949 में वेस्टर्न जोन्स ने मिलकर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी बनाया। उधर सोवियत जोन ने खुद को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी ईस्ट जर्मनी घोषित कर दिया। एलाइज की जीत का मतलब जर्मन सिविलियंस के लिए शांति नहीं था, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी शुरू हो गया। मिलिट्री इस केओस के लिए पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड थी। फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी, जो ब्रिटिश जोन के सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने समर 1945 के हालात को ऐसे बताया, हमने जर्मनी के खिलाफ युद्ध जीत लिया है, अब हमें शांति जीतनी है। लेकिन जीत आम लोगों के लिए मिस्री लेकर आई। मॉन्टगोमरी ने रिपोर्ट किया एक ओवरवेलमिंग क्राइसिस। 1.5 मिलियन जर्मन POWs, 1 मिलियन से ज्यादा घायल सैनिक, उतनी ही तादाद में शरणार्थी और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, ना कोई काम करने वाला ट्रांसपोर्ट, ना कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री और खेती दोनों बंद, खाना कम और भूखमरी का खतरा। राशन घटकर बस कुछ ब्रेड स्लाइसेस रह गया और फ्यूल की भी कमी थी। हर जगह ब्लैक मार्केट पनपने लगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए युद्ध का अंत सिर्फ उनकी भूख और बेबसी को सामने लाया। लंबी ब्रेड लाइनें और ठंडे शेल्टर्स अब उनकी दैनिक हकीकत बन चुकी थी। जंग के बाद जर्मनी में बहुत गहरे सोशल और पॉलिटिकल बदलाव आए। एलाइड फोर्सेस ने शुरू किया डिनाजिफिकेशन, ताकि नाजी आइडियोलॉजी को जड़ से खत्म किया जा सके। लाखों लोगों को अपना पास्ट डिस्क्लोज करने के लिए क्वेश्चनेयर्स भरने पड़े। 1945 से 1946 तक चले न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में 22 बड़े नाजी नेताओं पर मुकदमा चला। 12 को फांसी की सजा मिली। ये ट्रायल्स इंटरनेशनल जस्टिस का एक नया स्टैंडर्ड बन गए। वेस्ट जर्मनी कॉनराड आदेनावर की लीडरशिप में एक डेमोक्रेटिक नेशन बना, जो नेटो से जुड़ा और जिसकी 1949 की बेसिक लॉ ने राइट्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी दी। दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी सोवियत इन्फ्लुएंस और वॉल्टर उल्ब्रेcht की सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी के तहत एक कम्युनिस्ट स्टेट बना, जहां स्टासी सर्वेलेंस और इकोनॉमिक कंट्रोल आम बात थी। कोल्ड वॉर ने इन दोनों के बीच की दूरी और बढ़ा दी। 1961 में बर्लिन वॉल बनने से पहले करीब 2,77,00,000 पूर्वी जर्मनों ने पश्चिम की तरफ भागकर पनाह ली। सोशल लेवल पर पश्चिम जर्मनी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। नई लिटरेचर, यूथ मूवमेंट्स सामने आए, जबकि ईस्ट जर्मनी में स्टेट कंट्रोल्ड कल्चर ने किसी भी डिसेंट को दबा दिया। 1989 में बर्लिन वॉल का गिरना, जो पीसफुल प्रोटेस्ट्स की वजह से हुआ, ने रास्ता खोला 1990 के रीयूनिफिकेशन का, एक ऐसे देश का मिलन जो जख्मी तो था पर टूटने से इनकार करता था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी में जो मैस रेप्स हुए, वो सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक सेक्सुअल वायलेंस था जिसे जानबूझकर छुपाया गया। सोवियत रेड आर्मी की ईस्ट जर्मनी में एंट्री ने अनप्रेसिडेंटेड बलात्कारों की लहर ला दी। कम से कम 14 से 20 लाख महिलाएं और लड़कियां इस अत्याचार की शिकार हुईं। सिर्फ बर्लिन में ही 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रेप रिलेटेड इंजरीज के लिए
हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लिया। पूरे पूरे गांव की महिलाओं को सिस्टमैटिकली असॉल्ट किया गया। जहां सोवियत एट्रोसिटीज सबसे ज्यादा थे, वहीं अमेरिकन फोर्सेस भी इस शर्मनाक इतिहास में इम्प्लिकेटेड थे। हिस्टोरियन मिरियम गेबहार्ट ने अपनी किताब क्राइम्स अनस्पोकन में अनुमान लगाया, लगभग 1,09,000 जर्मन महिलाओं का बलात्कार अमेरिकन सोल्जर्स ने किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये आंकड़ा विक्टिम टेस्टिमोनीज और लिमिटेड आर्काइवल डेटा पर आधारित होने के कारण शायद ओवर एस्टिमेटेड है, लेकिन बवेरियन क्लर्जी रिपोर्ट्स और लोकल रिकॉर्ड्स म्यूनिक और स्टुटगार्ट जैसे शहरों में कंफर्म्ड केसेस दिखाते हैं। यूएस मिलिट्री ने कुछ परपेट्रेटर्स को सजा दी। 1945 तक 284 सोल्जर्स को रेप के लिए कोर्ट मार्शल किया गया, लेकिन बहुत से इंसिडेंट्स कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। ऑक्यूपायर्स और सिविलियंस के बीच का पावर इम्बैलेंस महिलाओं को वल्नरेबल बना देता था। अक्सर ये बार्टर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन होता था, खाने या सुरक्षा के बदले में शरीर की कीमत। ब्रिटिश सोल्जर्स, खासकर राइनलैंड और हैम्बर्ग में, ने भी न्यूमरस सेक्सुअल असॉल्ट्स किए। गैंगरेप, शराब के दौरे की हिंसा और नागरिकों की मजबूरी का फायदा उठाया गया। हालांकि रिकॉर्ड्स स्पार्स हैं, एस्टिमेट्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स में जाते हैं। फ्रेंच फोर्सेस इंक्लूडिंग कॉलोनियल ट्रूप्स जैसे मोरक्कन और सेनेगलीज सोल्जर्स ने भी राइनलैंड और बाडन-württemberg में हजारों रेप्स किए। फ्राइबुर्ग में अकेले क्लर्जी रिकॉर्ड्स में 1500 शिकार दर्ज हैं। ये हिंसा अनियमित नहीं था, बल्कि सैन्य संस्कृति का हिस्सा था, जहां दुश्मन आबादी को असम्मानित किया गया। सोवियत प्रोपेगेंडा ने सीधे कहा, किल द जर्मन वेयरएवर यू फाइंड हिम, और साथ में रेप भी नॉर्मलाइज कर दिया गया। अमेरिकन और ब्रिटिश सिस्टम्स ने भी अक्सर परपिट्रेटर्स को बचाया और विक्टिम्स की आवाज दबा दी। द वायलेंस डिस्प्लेड क्लियर पैटर्न्स। एज मैटर्ड नहीं। पीड़ितों में 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं तक शामिल थीं। मैस गैंग रेप्स आम थे, जहां मल्टीपल सोल्जर्स एक ही महिला पर हमला करते थे। रिपीट विक्टिमाइजेशन भी देखा गया। महिलाएं कई दिनों या हफ्तों तक बार बार असॉल्ट का शिकार होती थीं। पब्लिक असॉल्ट को कम्युनिटीज के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह यूज किया गया। रेशियल डायनामिक्स इन मिलिट्री जस्टिस। मिलिट्री जस्टिस सिस्टम्स ने गहरी रेशियल बायस दिखाई। अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को यूएस आर्मी में रेप कन्विक्शंस के लिए डिस्प्रोपोर्शनेटली हार्श सेंटेंसेस इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन दी गई, जबकि व्हाइट सोल्जर्स को अक्सर मिनिमल पनिशमेंट या सिंपल ट्रांसफर से ही छोड़ दिया गया। ये सब उस समय की रेशियल प्रेजुडिसेस और व्हाइट ट्रूप मोराल बनाए रखने की मिलिट्री नेसेसिटी को दिखाता है। सभी अलाइड पावर्स ने इन क्राइम्स की जानकारी को दबाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। मिलिट्री सेंसरशिप ने सोल्जर्स के लेटर्स से सेक्सुअल वायलेंस के रेफरेंसेस डिलीट कर दिए। प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस थीं, जिससे रेप केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जा सकता था। ऑफिशियल डिनायल सभी अलाइड कमांड्स की स्टैंडर्ड पॉलिसी बन गई। विक्टिम्स को साइलेंस करवाया गया, या तो थ्रेट से या फिर सोशल प्रेशर से। कोल्ड वॉर के दौरान यह कवर अप और बढ़ गया। वेस्ट जर्मनी अमेरिकन क्राइम्स की आलोचना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन पर डिपेंड करता था, और ईस्ट जर्मनी सोवियत एट्रोसिटीज को कम्युनिस्ट रूल में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रॉमा इमीडिएट वायलेंस से बहुत आगे तक गया। इन रेप्स से लगभग 2 लाख बच्चे पैदा हुए। उन्हें लाइफ भर डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। कई बच्चों को छोड़ दिया गया या शेम में पाला गया। बहुत सी महिलाओं को एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गईं। सुइसाइड रेट्स में उस समय ड्रामेटिक बढ़ोतरी देखी गई। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ज्यादातर विक्टिम्स को कोई काउंसलिंग या सपोर्ट नहीं मिला। साइलेंस इन्फोर्स थी, जिससे ट्रॉमा कई दशकों तक अंदर ही रहा और अगली जनरेशंस तक पहुंचा। पहले से मिलिट्री डिफीट से टूटी हुई थी, लेकिन इन क्राइम्स के शेम और साइलेंस ने उसे और फ्रैगमेंट कर दिया। हिस्टोरिकल सप्रेशन और रीसेंट रिकग्निशन। 50 सालों तक ये एट्रोसिटीज पब्लिक डिस्कोर्स से बाहर रही। 1990s और 2000s में हिस्टोरियंस ने फाइनली इन क्राइम्स को पूरी तरह डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। एंथनी बीवर, मिरियम गेबहार्ट जैसे ऑथर्स ने इन पेनफुल सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखा। ये सिस्टमैटिक एट्रोसिटीज, जो पूरे देश की लाखों महिलाओं को प्रभावित करते हैं, हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉर टाइम सेक्सुअल वायलेंस के एपिसोड्स में से एक हैं। लेकिन दूसरी एट्रोसिटीज से अलग, ये क्राइम्स विक्टोरियस पावर्स द्वारा किए गए थे, इसलिए हिस्ट्री और जस्टिस दोनों से इन्हें जानबूझकर छुपाया गया। ये सिर्फ इंडिविजुअल ट्रॉमा नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव वुंड था, जिसने पोस्ट वॉर जर्मन सोसाइटी को शेप किया। ये दिखाता है कि सेक्सुअल वायलेंस एक कॉन्क्वेस्ट का हथियार कैसे बन सकता है, जो बैटलफील्ड से बहुत आगे तक
एक पूरी पॉपुलेशन की सोशल फैब्रिक को तोड़ सकता है। जर्मनी की यह कहानी थी, टूटने की भी और जुड़ने की भी। पीपल लॉस्ट एवरीथिंग, होम्स, फैमिलीज, इवन देयर आइडेंटिटी। औरतों ने सहा ऐसा दर्द जो शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकता। बट इवन इन दैट डार्कनेस दे फाउंड द करेज टू रीबिल्ड। एक देश जो राख से फिर खड़ा हुआ। द सोल्जर्स लेफ्ट, द वुंड स्टेड। जख्मों ने वक्त लिया भरने में, पर उम्मीद कभी नहीं मरी। दिस इजंट जस्ट हिस्ट्री, ये इंसानियत की कहानी है, उसकी ताकत की, उसकी जिद की। स्कार्स रिमेन्ड बट सो डिड द विल टू राइज। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। टू नो मोर चेक आउट द सोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन एंड रिमेंबर, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे अंदर जिंदा रहता है।